भाइयों, हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि आपको बेहतर उत्पादन और उत्पादकता मिले, जिससे आपको अच्छा मुनाफा हो और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि खेती के काम सही समय पर और सुनियोजित तरीके से किए जाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी महीने के यानी कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से किसान भाई अपने खेतों में रबी की बुआई प्रारंभ करेंगे। इसके लिए बेहतर बीज की आवश्यकता होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि कौन सा बीज होगा, बीजोपचार क्या होने चाहिए, बीजों की उपादेयता क्या होनी चाहिए। आज हम सब इस स्टूडियो में इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवल किशोर शर्मा जी, उप निदेशक कृषि बीज। नमस्कार। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने अपना अनमोल समय धन्यवाद। निकाला। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि खेतों में अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज का क्या महत्व है। देखो, आपने जैसे पूछा है किसान भाइयों कि अगर आपको अच्छी फसल लेनी है तो आपको अच्छा बीज भी उपयोग में लेना पड़ेगा। अगर आप उन्नत बीज काम में लेते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि बीज सबसे महत्वपूर्ण आदान है, और अगर आप किसान भाई अच्छा बीज फसल उत्पादन के लिए उपयोग में लेते हैं तो बिना किसी प्रयास के अलग से आप 10 से 15% तक उत्पादन अपना बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अच्छा बीज उपयोग में लेते हैं तो आपकी जो फसल है वो कीड़े बीमारियों से भी बची रहेगी, और अन्य प्रकार के जो स्ट्रेस आते हैं, अन्य प्रकार के जैसे पानी की कमी है, उसमें भी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता अच्छे बीज में होती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जो भी आप फसल बोएं उसके लिए उन्नत बीज आप काम में लेवें। किसान एक फसल की उम्मीद पर अपना पूरा साल गुजार देता है। और जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, सर, राजस्थान की जो मिट्टी और जलवायु के हिसाब से पूरा प्रदेश 10 क्षेत्रों में बटा हुआ है। कहीं सोयाबीन ज़्यादा होता है, कहीं अरंडी ज़्यादा होती है, तो मिट्टी का मिजाज काफ़ी अलग अलग है। तो आप ये बताएं कि अलग अलग प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की फसल बोई जानी चाहिए। देखो किसान भाइयों, अपने रबी की फसल का जो चयन है उसमें आप भूमि किस प्रकार की है, उसकी उर्वरा शक्ति कैसी है, आपके पास में सिंचाई और पानी की उपलब्धता कैसी है, इन सब बातों को ध्यान में रख के आपको रबी की फसलों का चुनाव करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करते हैं मिट्टी की, बात करते हैं तो फसल एक एक सामान्य सिद्धांत है। अगर अच्छा फसल उत्पादन लेना है तो सबसे अच्छा फसल उत्पादन दोमट मिट्टी में सबसे अच्छा होता है। परंतु जैसा कि अब जानते हैं कि राजस्थान में विभिन्न प्रकार की मृदाएं हैं, जिसमें दोमट भी है, चिकनी दोमट भी है, बलुई दोमट भी है, एलुवियल मृदाएं भी हैं, क्षारीय लवणीय मृदाएं भी हैं। तो इन सब मृदाओं में अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं। अगर आपने फसल का चयन अपनी मृदा के हिसाब से नहीं किया तो आपको फसल उत्पादन में सफलता कम प्राप्त होगी। विशेष रूप से अपने को ध्यान देने की बात है कि अगर आपकी दोमट मृदा है तो आप किसी भी फसल का उत्पादन ले सकते हैं। और मान लिया कि जैसे आपके पास में बलुई दोमट है, तो बलुई दोमट में अभी जैसे रबी के अंदर जो फसलें हैं वो सरसों है, चना है, वो और जौ है, इनका उत्पादन सही ढंग से लिया जा सकता है। और अगर मान लो किसान की ज़मीन जो क्षारीय है और लवणीय है, तो क्षारीय लवणीय भूमि के अंदर जौ का और सरसों का उत्पादन सफलतापूर्वक लिया जा सकता है। परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि वो उसका जिप्सम से उपचार करे पहले। तो किसान भाई, अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की फसल बोई जानी चाहिए। अब बात करते हैं हम पानी की। राजस्थान जैसे प्रदेश में पानी की कमी अक्सर बनी रहती है। और सर, किसान भाई की एक अरदास भी होती है कि फूल खिला दे शाखों पर, फूल खिला दे शाखों पर, पेड़ों को फल दे मालिक, धरती जितनी प्यासी है उतना तो जल दे मालिक। तो राजस्थान में अलग अलग तरह से सिंचाई होती है, कहीं बारानी क्षेत्र है, कहीं नहरी क्षेत्र है। तो सर, आप ये बताएं कि पानी की उपलब्धता के हिसाब से फसलों का चुनाव किस प्रकार हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। राजस्थान में बिल्कुल पानी की कमी रहती है, और केवल 1% पानी उपलब्ध है। अगर जी। अपने भारत देश के हिसाब से बात करें तो राजस्थान में केवल 1% पानी उपलब्ध है।
तो इस कम पानी के अंदर हम किस प्रकार से फसल उत्पादन करें, सफलतापूर्वक फसल उत्पादन करें, ये किसान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि कहीं पे नहरों से सिंचाई होती है, कुएँ से सिंचाई होती है, तो वहाँ पे अगर जो नहरी क्षेत्र है वहाँ पे सामान्यतः किसान को 4 से 5 सिंचाई मिल जाती हैं। उस कंडीशन में किसान को चाहिए कि वो गेहूँ की फसल ले। जहाँ पे 4 से 5 सिंचाई उपलब्ध है वहाँ पे गेहूँ की फसल ले। और उसके बाद में अगर किसी क्षेत्र के अंदर 3 सिंचाई की व्यवस्था है तो वहाँ पे जौ की फसल और गेहूं की फसल भी ली जा सकती है। हालांकि गेहूं कम लें और जौ की फसल ज़्यादा लें। अच्छा, फिर उसके बाद में जैसे मान लो कि किसी किसान के पास में 2 सिंचाई की उपलब्धता है, जैसे 2 सिंचाई की उपलब्धता वहाँ पे प्रायः देखने को मिलेगी जहाँ पे किसान भाइयों ने फार्म पॉन्ड बना रखे हों, जल हौज बना रखे हों, खेत तलाई बना रखी हो, उस खेत तलाई में वर्षा का पानी इकट्ठा कर रखा हो, उस एकत्र किए गए पानी से जो फसल उत्पादन लेंगे वहाँ पे 1 से 2 सिंचाई उसको किसान को वहाँ पे मिल सकती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे किसान के पास में 2 सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है वहाँ पे किसान को चाहिए कि वो सरसों और चना के ऊपर जाए वो, ठीक है ना। और जैसा कि अभी बताया कि हमारा जो राजस्थान है ये बहुत बड़ा क्षेत्र, बारानी क्षेत्र है और वर्षा आधारित खेती यहाँ पे होती है। तो अगर किसान वर्षा आधारित खेती करना चाह रहा है और उसके ज़मीन के अंदर नमी की मात्रा सही है, उसकी क्षारीय भूमि नहीं है, तो वो चने को लेवे। और अगर मान लो कोई थोड़ी बहुत क्षारीय भूमि है, क्षारीयता है, लवणीयता है, तो उसमें वो सरसों की फसल को सफलतापूर्वक ले सकता है। सर, जैसा कि अभी हमने थोड़े समय पहले भी हमने बात की थी कि राजस्थान को 10 जलवायु खंडों में विभाजित बिल्कुल। किया गया है, तो किस खंड में किस प्रकार की फसलें बोई जानी चाहिए, ये जरा हमारे किसान भाइयों को आप बताएं। देखो किसान भाइयों की जैसे 10 खंड राजस्थान के अंदर हैं, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भरतपुर खंड की। तो भरतपुर खंड में मुख्य फसल जो है गेहूं और सरसों की रहेगी। इसी प्रकार से कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा का जो खंड है वहाँ पे गेहूं, सरसों और चना की फसल उपयुक्त रहेगी। आपके जयपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर खंड के अंदर की बात करें हम, तो मुख्य रूप से वहाँ पे गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों की फसल आसानी से सफलतापूर्वक ली जा सकती है। हम बात करें अगर जालौर और जोधपुर खंड की बात करें तो वहाँ पे इसबगोल है, हमारा जीरा है, चना है, इनकी फसल, सरसों की फसल अच्छी तरीके से ली जा सकती है। और बात करें हम सीकर खंड की, तो सीकर खंड के अंदर प्रमुख रूप से रबी के अंदर जौ है, चना है और मेथी की फसल को सफलतापूर्वक लिया जा सकता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो आपके खंड में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है उसकी खेती करें तो वो ज़्यादा लाभदायक उस किसान के लिए रहेगा। सर, जैसा भी आपने बताया कि भी किस खंड में किस प्रकार की फसल हमें बोई जानी चाहिए, अब ज़रा इसको और विस्तार के साथ में ये बताएं कि फसलें तो होंगी लेकिन उन्नत किस्मों के बारे में आप हमारे किसान भाइयों को एक बार गाइड कीजिए। बिल्कुल किसान भाइयों, जैसा कि अभी बात कर रहे हैं अपने, अभी बात करी कि हम राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं। अब फसलों उगाने के बाद में अब बात आती है कि उन फसलों की उन्नत किस्में कौन सी हैं जो हमारे यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन दे सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं में प्रमुख जो किस्म है हमारी राज 4238 है, राज 4120 है, राज 4079 है। और ये बात करते हैं अपने जो आपका कोटा खंड और जयपुर खंड, सीकर खंड की बात करते हैं। जहाँ अगर अब बात करते हैं हम गंगानगर खंड की बात करें तो इसमें जो HD 2967 है और HD 3086 है, WH 1105 हैं, ये वहाँ की प्रमुख जो फसलें हैं गेहूं की, जो उन्नत किस्में जो उत्पादन अपने लिया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर बात करें अपने जौ की, जौ के अंदर हमारे राज्य के अंदर RD 2786 है और RD 2794 है, BH 902 है, BH 946 है। ये प्रमुख किस्में हैं जो हम बो सकते हैं। एक पुरानी किस्म है जो कि RD 2035, वो भी एक बहुत अच्छी किस्म है जिसका हम उत्पादन ले सकते हैं। जहाँ बात आती है कि जहाँ पे ज़्यादा लवणीयता है वहाँ पे वो एक करनाल से नई विकसित किस्म है DWRB 137। ये
ये एक ऐसी किस्म है जहाँ पे ज़्यादा लवणीय क्षारीय भूमि में भी ये अच्छा उत्पादन दे सकती है। तो ये जौ की ये प्रमुख किस्में हो गई। जहाँ तक बात करें अपने चना की, जैसा कि चना हमारे राजस्थान के लिए सबसे प्रमुख फसलों में एक है, तो चना के अंदर तो हम हमारे जो राजस्थान की जो है किस्में, वो ऐसी किस्में जो पूरे ऑल ओवर इंडिया तक, पूरे भारतवर्ष के अंदर इनको उगाया जाता है। प्रमुख जो फसलें हैं वो जो हमारे GNG 2171 है, GNG 2144 है, और GNG 1958 है, GNG 1581 है, और एक यहाँ जयपुर दुर्गापुरा से विकसित किस्म है CSJ 515। उसका हम हमारे जो सेंट्रल जो के जयपुर के आसपास का एरिया है उसके अंदर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें हम जो पाली और जालौर खंड के अंदर, वहाँ पे भी चना होता है, तो एक RSG 974 किस्म है जो काले रंग का चना होता है, उसका फसल का उस किस्म से हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें हम सरसों की, तो सरसों में हमारी सबसे अच्छी किस्म गिरिराज है, RH 0749 है, और एक किस्म और है जो NRCDR 2, ये विशेष रूप से भरतपुर खंड के लिए है, और एक गंगानगर किस्म, गंगानगर खंड के लिए RGN 298 जो किस्म है, ये बहुत अच्छी किस्म पाई गई है। इसी प्रकार से अगर तारामीरा की बात करें हम, तो RTM 1355 इसको ज्वाला तारा बोलते हैं, और RTM 1351 को जोबनेर तारा के नाम से जाना जाता है। ये तारामीरा की दो अच्छी किस्में हैं, हमारे राजस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं। अब बात करते हैं अपने, जैसे कि अभी बात करी थी, जालौर और जोधपुर खंड में ईसबगोल और जीरा बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत वाइड स्प्रेड क्षेत्र के अंदर होता है। तो ईसबगोल की जो प्रमुख किस्में हैं वो GI1 है, GI2 है, मतलब ये गुजरात ईसबगोल 1 है, गुजरात ईसबगोल 2 है, गुजरात ईसबगोल 3 है, राजस्थान ईसबगोल जैसे मैंने बताया 87 है, राजस्थान ईसबगोल 89 89 है। ये प्रमुख किस्में हैं ईसबगोल की। और जैसे अभी जीरा एक बहुत प्रमुख फसल है हमारे, तो जीरा की हमारी जो सबसे जो प्रमुख किस्म जो बोई जाती है और जो अधिक मुनाफा दे सकती है, जो अधिक उत्पादन दे सकती है, वो गुजरात जीरा, गुजरात क्यूमिन 4 है। इसी प्रकार से RZ 223 है और RZ 19 है। ये RZ जो राजस्थान जीरा के नाम से जानी जाती है, ये दो किस्में राजस्थान से विकसित हैं। इनका हम अच्छा उत्पादन, इससे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब अगर बात करें, एक प्रमुख फसल और होती है हमारे यहाँ पे, जो विशेष रूप से कोटा खंड के अंदर होती है। कोटा खंड में धनिया जो एक बड़े मात्रा में उत्पादन होता है। तो धनिया की जो फसलें हैं हमारे अजमेर के अंदर, जो ये मसाला अनुसंधान केंद्र है वहाँ से विकसित किस्में हैं अजमेर कोरिएंडर 1, अजमेर कोरिएंडर 2 और अजमेर कोरिएंडर 3। ये किस्में तीनों अजमेर से विकसित हैं और बहुत अच्छा उत्पादन दे रही हैं। इसके बाद में एक जो पुरानी किस्में, हालांकि वो भी एक अच्छा उत्पादन देती है, वो है CS 6। इसी प्रकार से एक किस्म और है RCR 728। ये दोनों, ये जो किस्में हैं, चारों पांचों किस्में हैं, ये राजस्थान के अंदर जीरे का अच्छा उत्पादन देती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मेथी की, क्योंकि मेथी भी हमारे काफ़ी बड़े एरिया में होता है। आपके जैसे चूरू है, आपके सीकर है, जयपुर है, यहाँ पे मेथी की फसल भी काफ़ी अच्छी बोई जाती है। तो RMT 1 है, RMT 305 है। ये मेथी की दो प्रमुख किस्में हैं जिनसे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सर, जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं अच्छी फसल, उन्नत किस्म, तो उन्नत किस्म के लिए उन्नत बीज होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अच्छा बीज, उन्नत बीज हम किसे कहेंगे? देखो किसान भाइयों, एक बिल्कुल सही सवाल पूछा है। उन्नत बीज वही होता है जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध हो, मतलब ट्रू टू टाइप हो, उसमें किसी दूसरी वैरायटी का या दूसरी किस्म का मिश्रण नहीं हो, वो भौतिक रूप से शुद्ध हो, उसकी अच्छी अंकुरण क्षमता हो, उसमें रोग बीमारियां, कीट का प्रकोप नहीं हो, कटे फटे नहीं हो, और वो सत्य चिन्हित हो या प्रमाणित हो। वैसे प्रमाणित श्रेणी के बीज सबसे अच्छे पाए जाते हैं, क्योंकि वो बीज जो हैं, प्रमाणित श्रेणी के बीज जो प्रयोगशालाओं से जांच किए हुए होते हैं, हालांकि सत्य चिन्हित बीज भी जांच किए हुए होते हैं, परंतु प्रमाणित श्रेणी के बीज का जो उत्पादन होता है वो
बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में ही कराया जा सकता है। तो जहाँ तक संभव हो किसान भाइयों को चाहिए कि वो प्रमाणित श्रेणी का बीज उपयोग करें, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी आपने प्रमाणित बीज को सबसे अच्छा बीज बताया, तो साथ के साथ हमारे किसान भाइयों को ये भी बताते चलें कि प्रमाणित बीज की उपलब्धता कहाँ से है, कहाँ से उनको मिलेगा ये प्रमाणित बीज। देखो, बिल्कुल सही बात करी है किसान भाइयों। मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रमाणित बीज उत्पादन करने वाली हमारे राजस्थान में कई संस्थाएं हैं, जिसमें प्रमुख रूप से राजस्थान बीज निगम है और राष्ट्रीय बीज निगम है, और कई संस्थाएं हैं, इफ्को की है, क्रिप्को की है और IIFFDC की है। ये सरकारी संस्थाएं हैं जो और प्रमाणित बीज उत्पादन करती हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट कंपनियां भी हैं, वो भी प्रमाणित बीज का उत्पादन करती हैं। जहाँ तक बात आती है अनुदानित बीजों की, चूँकि राजस्थान सरकार जो है वो बीजों पर किसानों को अनुदान भी उपलब्ध करवाती है। तो जहाँ तक बात आती है अनुदानित बीज कहाँ मिलेंगे, तो जो अनुदानित बीज हैं वो आपको आपकी क्रय विक्रय सहकारी समिति है, ग्राम सेवा सहकारी समिति पे मिलेंगे, या जो आपका जो इन जो बीज उत्पादक संस्थाएं ये अपना डीलर भी बनाती हैं, इनके डीलर नेटवर्क भी होते हैं। जो बड़े बड़े डीलर हर एक कस्बे में, हर एक बड़े कस्बे में, हर एक जिला लेवल पे एक डीलर होते हैं, वो अपने नीचे सब डीलर भी नियुक्त करते हैं। तो उनके पास में ये आपको बीजों की उपलब्धता हो जाएगी। अब बीज भी आपने ले लिया, किस्में भी आपने जान ली है, अब ये जानना ज़रूरी है कि बीज खरीदते समय क्या क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है। तो शर्मा साहब, एक बार इस पर भी आप प्रकाश डालिए। देखो, बिल्कुल सही सवाल किया है आपने। बीज को खरीदते समय किसान को कुछ न कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जी। तो बीज खरीदते समय सबसे पहले किसान ये देखे कि वो बीज की जो थैली है, कट्टा है, वो कटा फटा नहीं हो। ठीक है, उसमें ये भी देखे कि बीज पुराना नहीं हो। वो उसके ऊपर जो थैली होती है, कट्टा होता है, उसके ऊपर बीज की वैधता अवधि अंकित होती है। भाई ये बीज कब तक के लिए वैलिड है, कब तक के लिए वैध है, तो उसकी वैधता अवधि देखें। और बीज खरीदते समय ये भी देखें कि बीज कोई कटा फटा तो नहीं है। विशेष रूप से ये ध्यान देने की बात है कि बीज खरीदने के बाद में किसान भाई पक्का बिल अवश्य लेवे। बिल लेना इसलिए ज़रूरी है कि संभवतः किसी कारण से आपकी फसल के अंदर, आपके खेत के अंदर किसी प्रकार की कोई नुकसान की संभावना है, या कोई मिश्रण आ गया आपके बीज के अंदर, तो उसके लिए आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि पक्का बिल आवश्यक रूप से लें। अब बारी है ये जानने की कि बीजोपचार का तरीका क्या होना चाहिए। तो शर्मा जी, इस बात पर एक बार फिर से प्रकाश डालेंगे। बीजोपचार को बीज का टीकाकरण भी कहते हैं जी। जैसे बच्चे का टीकाकरण किया जाता है ना, वैसे बीज का टीकाकरण भी किया जाना बहुत आवश्यक है। अगर आपने बीज को बिना उपचारित किए बो दिया तो संभव है उसके अंदर कोई कीट बीमारियां लगें। तो इसलिए सबसे पहले जो बीज आप लाए हैं, जो भी बाजार से बीज लाए हैं, उस पर सबसे पहले आप फफूंदी नाशी रसायन जो रोग बीमारियों को नियंत्रण करेगा, उस रसायन का लेप करें उसके ऊपर। फिर उसके बाद में बीज के ऊपर कीटनाशी रसायन लगाएं निर्धारित मात्रा में, और अंत के अंदर बीज के ऊपर जीवाणु खाद का लेपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जीवाणु खाद विभिन्न प्रकार की आती हैं जो फसल के अनुसार होती हैं। जैसे मान लो कि आप दलहन की फसल, चने की फसल बो रहे हैं, तो उसके ऊपर राइजोबियम कल्चर अवश्य रूप से लगाएं। और अगर आप सरसों और दूसरी तारा मीरा, जौ, गेहूं की फसल बो रहे हैं, तो एजोटोबैक्टर है, PSB है, इन जीवाणु खाद का उपयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए। किसान भाइयों, खेती कोई आसान काम नहीं है। सर कहते हैं कि कई मन की शिलाओं को तोड़ अपनी जिद से ठेल देते हैं। कई शिलाओं को तोड़ अपनी जिद से ठेल देते हैं। नमन उन संतानों को जो हल से खेल लेते हैं। जानते हैं ख्वाबों में नहीं उगेगा दाना, जानते हैं ख्वाबों में नहीं उगेगा दाना, तभी तो भिगो कर सपने पानी में खेतों में उडेल देते हैं। किसान भाइयों की मेहनत और जज्बे को हम सलाम करते हैं, और इसी के साथ में हम कहना चाहेंगे कि सर, आप जाते जाते किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे। इस बार पानी कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, रबी की बुवाई भी होने वाली है, तो आप क्या किसान भाइयों को खास संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे। किसान भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा
कि आप रबी फसलों का जो चयन है वो पहले मृदा परीक्षण कराएं, उसके आधार पे करें। मृदा परीक्षण के आधार पे ही आप उर्वरकों का उपयोग करें। और जैसा कि आपने बताया कि जल की कमी है, तो फव्वारा सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई अपनाएं। इसके अलावा मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप डीएपी के बजाय सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया का प्रयोग करें, तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। आप किसान हैं, आप किसान हैं, अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हैं, भूमि का वरदान है, जन जन का अभिमान है। हमारा ये अभिमान बना रहे, आप पर ये वरदान बना रहे, मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहे। इसी कामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम आज के कार्यक्रम में आपसे विदा लेंगे। हमारे विशेषज्ञ महोदय हमारे स्टूडियो में आए, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला।